नमस्कार, मैं हूं संजीव श्रीवास्तव। आप देख रहे हैं 4 PM न्यूज नेटवर्क। मित्रों, भारतीय राजनीति का भविष्य तय करने वाले माने जा रहे बिहार राज्य विधानसभा चुनाव में फिल्म उलझती चली जा रही है। अब महज कुछ घंटे बचे हैं, जब पहले चरण में जो मतदान होना है, उसके ठीक पहले नॉमिनेशन की जो तारीख है, बेहद बेहद निकट और कह सकते हैं कुछ घंटे शेष हैं। और ऐसे में जो वहां एक चाहे एनडीए हो और चाहे इंडिया ब्लॉक हो, दोनों उलझे हुए हैं और उलझने में ज्यादा जो कुछ नजर आ रहा है वो नजर ये आ रहा है कि एनडीए में दिक्कतें बहुत सारी हैं। और वहां जो दांव पेच हैं, वो दांव पेच में जो कहा जाता है भारतीय जनता पार्टी के चाणक्य अमित शाह, कहीं निकल ये रहा है कि वो बुरा तरीके से उलझ गए हैं, फंस गए हैं। उसकी वजह यह है कि डॉस देने की जो आदत भारतीय जनता पार्टी की रही है, कि जो अपने सहयोगी दल हैं और सहयोगी दलों में जो कहीं ना कहीं ड्राइविंग सीट को सुशोभित करते रहे, उन्हें कैसे चित किया जाए, हटाया जाए। और महाराष्ट्र इसका उदाहरण है, कई सारे राज्य हैं जहां उदाहरण हमने देखे हैं। तो अभी नीतीश कुमार को जो डॉज देने की कोशिश थी कि बड़े भाई की भूमिका खत्म की थी 101 सीट बराबर की बांटकर, लेकिन नीतीश कुमार ज्यादा बड़े प्लेयर हैं, ये किसी से छुपा हुआ नहीं है। और आज जब नीतीश कुमार के जो राजनीतिक दल की ओर से 57 उम्मीदवारों की सूची आई है, उसमें साफ परिलक्षित हुआ है कि अब नीतीश कुमार भी अपना जो दांव है वो खेलने लगे हैं। और ओवरऑल अब तक ये भी है, आज की हम डेवलपमेंट देखें तो बीजेपी ने 12 जो उनके उम्मीदवार हैं उनकी नई सूची जारी की है। और इधर इंडिया ब्लॉक की सूची का इंतजार अभी बना हुआ है। और ये है कि अब जब हम चर्चा कर रहे हैं, शायद जब आप इसको सुन रहे होंगे तब तक सूची आ गई होंगी, चंद घंटे शेष है। तो जो पूरी स्थिति है, पूरे हालात हैं, जैसा मैंने कहा, बिहार का जो चुनाव है, वहां के जो नतीजे हैं, बहुत कुछ आगे की भविष्य की देश की राजनीति, क्योंकि अगले 26 में 5 राज्य और हैं जहां विधानसभाओं के चुनाव होना है, बहुत कुछ पानी बहना है। तो ऐसे में जो सारा परिदृश्य दृश्य है, खासकर बिहार को लेकर चलेंगे हम, जो बात करते हैं अभय दुबे सर, प्रोफेसर अभय दुबे सर का जोड़ूंगा, जुड़ गए हैं। अभय सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका। अभय सर, आप देख रहे होंगे बिहार से जो तस्वीरें निकल रही है, आज जो सूची जारी हुई है तो उसमें निकला यह है जो बहुत सिग्निफिकेंट लग रहा है कि चिराग पासवान को जो अलॉट सीटें थी, वहां 5 उम्मीदवार नीतीश कुमार ने उतार दिए। और बाकी पूरी की पूरी फिल्म जो कहीं उलझन जैसी स्थिति लगती है, तो एनडीए बहुत फंसा है ऐसा लगता है, सारे लोग ब्लैकमेल कर रहे हैं। तो पहली प्रतिक्रिया जो नीतीश कुमार के दांव पर, प्रोफेसर अभय दुबे सर। अनम्यूट सर, अनम्यूट प्लीज, अनम्यूट सर, अनम्यूट सर, अनम्यूट। हाँ, बिहार में तो साफ लग रहा है कि एक चुनाव प्रदेश में हो रहा है और दूसरा चुनाव राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठजोड़ यानी एनडीए के भीतर हो रहा है। चुनाव दोनों तरफ हो रहे हैं और उसका एक कारण है, इसको समझने की भी जरूरत है। जब 90 के दशक में लाल कृष्ण आडवाणी और अटल बिहारी वाजपेयी ने मिलकर एनडीए की रचना की थी, तो उस वक्त वो लोग बहुत ही फूंक फूंक के कदम उठाते थे और उनकी कोशिश होती थी कि वो अपने सहयोगी दलों के पैर पर पैर ना रखें। किसी सहयोगी दल को ये ना लगने पाए कि भाजपा एक बड़ी पार्टी के तौर पर उसका उसके हितों को चोट पहुंचाना चाहती है या उस पार्टी को हड़प देना चाहती है। तो उन्होंने ईमानदारी बरती और उस जमाने की अच्छी यादें नीतीश कुमार के मन में भी हैं, केसी त्यागी के मन में भी हैं। यहाँ पे लोगों से बात करें तो ये लोग कहते भी हैं कि भाई भारतीय जनता पार्टी जो है वो अपने सहयोगी दलों का बड़ा ध्यान रखती है। अच्छा, जब ये कहते हैं तो ये भूल जाते हैं कि ना तो अब लाल कृष्ण आडवाणी मैदान में है और ना ही अटल बिहारी वाजपेयी मैदान में है। इस वक्त जो दो लोग मैदान में हैं, वो आडवाणी और वाजपेयी का जो प्रोटोकॉल था, उसकी जो राजनीतिक संहिता थी, उसका पालन नहीं करते। बिल्कुल सही। इनका तो काम ही है कि गठजोड़ दलों को, गठजोड़ के सहयोगी दलों को खा जाना और उनको किसी तरह सत्ता ना मिल पाए, उनकी पार्टियों में अपने उम्मीदवार खड़े कर देना, उन उम्मीदवारों को जीतने में साजिश करना। देखिए, और बिहार तो इनकी साजिशों का सबसे बड़ा स्थल रहा है। पिछले विधानसभा चुनाव में उन्होंने क्या किया था? चिराग पासवान को शह देकर नीतीश कुमार की सीटें कम करवाई थी इन्होंने। ये हम सब लोग इस बात को जानते हैं। इस बार भी चिराग पासवान और भाजपा की मिली भगत है। एक ऐसी मिली भगत है जिसका भेद पूरी तरीके से खुला हुआ है। भारतीय जनता पार्टी अपने उम्मीदवार चिराग पासवान की पार्टी से लड़वा रही है। तो जब ऐसा है तो इस बात को नीतीश नीतीश कुमार तो बहुत होशियार आदमी है, वो इसको भाप गए, तो उन्होंने उनके खिलाफ अपने आप वहां भी उम्मीदवार खड़े कर दिए। तो ये जो एनडीए के भीतर हो रहा है, इससे एनडीए का चुनाव जीतने का जो मौका है उसको बड़ी ठेस लगी है, क्योंकि इसकी वजह से वोटों का ट्रांसफर आपस में जो होना है वो नहीं हो पाएगा उनका। और इसका फायदा कुल मिलाकर जो इसका संचित परिणाम होगा वो महागठबंधन के पक्ष में जाएगा। लेकिन अब भारतीय जनता पार्टी का दांव ये है कि भाई हम भी खूब जम के सीटें जीतें
और चिराग पासवान भी सीटें जीते हैं और चिराग पासवान की पार्टी से हमारे लोग भी सीटें जीते हैं और उसके बाद नीतीश कुमार की हम लोग छुट्टी कर दें, उनकी मुख्यमंत्री के तौर पे जो पारी है उसका अंत कर दें, फिर उनके सामने प्रस्ताव रखा जाएगा कि चलिए आपके बेटे को हम राजनीति में स्थापित कर देते हैं, उसको उप मुख्यमंत्री बना देते हैं या कोई बड़ा मंत्री बना देते हैं, आप रिटायरमेंट ले लीजिए। तो इस प्रकार की पूरी उनकी योजना है और इस योजना को बच्चे भी समझ सकते हैं कि ये योजना वहां पर लागू कर रहे हैं और नीतीश कुमार के पास तो ऐसी योजना की काट के बहुत सारे हथकंडे होंगे। अभी तो उन्होंने केवल एक हथकंडा हम लोगों को दिखाई पड़ा है और भी वो जाने क्या क्या सोच रहे होंगे, किस किस तरीके से क्या क्या करना है। ये सब नीतीश कुमार की जो रणनीतिक कौशल है, उसका बिहार की राजनीति में कोई जवाब नहीं है। मैं समझता हूँ लालू यादव के पास भी अच्छा रणनीतिक कौशल है, लेकिन भाजपा के पास ऐसा कोई नेता नहीं है जो लालू और नीतीश के रणनीतिक कौशलों की का जवाब दे सके। बिल्कुल। अब ऐसे 2 चीज़ें मैं जानना चाहूँगा, हमारे दर्शकों को बताइए। एक तो ये महाराज दोहराने के मूड में थे और देखिए जान रहे हैं जिस तरीके से वहाँ एकनाथ शिंदे को पहले बहुत लॉलीपॉप दी और बाद में कैसे किया और आज वो कितने संकट में है तो सब जानते हैं। और दूसरी चीज़ ये भी है भाई सर कि आपने कहा नीतीश कुमार वो प्लेयर हैं। अभी ये तो इनके सामने एक बच्चा है, ये गुजरात जो आज बीजेपी जिनके हाथों में प्ले अप होती है, चाहे वो मोदी साहब हो या जो जिन्हें बीजेपी अपना चाणक्य कहती है, अमित शाह साहब। तो इनकी जो रणनीतिक चूकें या जो इनकी कह लीजिए दादागिरी जो ये करते हैं सबके साथ, वो कहीं कुछ ये भविष्य की जो राजनीति है देश की, यदि बिहार में जो कुछ चल रहा है, जिस तरीके से शुरुआत आपने कहा कि कर दी है, नीतीश कुमार ने भी तो पहला दांव खेला है, बहुत कुछ दांव बचे हैं, बहुत चुनाव अभी बचा हुआ है। तो ऐसे में अगर दूरगामी देखा जाए अभय सर, तो क्या ये आने वाले दिनों के पहले का तूफान के पहले का सन्नाटा मान लें या तूफान के पहले की हलचल मान लें, और दूसरा इससे जो देश की जो हुकूमत है एनडीए, क्योंकि बैसाखी एक नीतीश कुमार जी भी, तो उस संदर्भ में कैसे देख सकते हैं आप सर इसको? नहीं, काफी कुछ देखिए, बिहार के चुनाव में कौन जीतता है कौन हारता है इससे केंद्र सरकार का भविष्य भी तय होगा। नरेंद्र मोदी की जो अपनी राजनीति है, प्रधानमंत्री पद पे कितने दिन तक रहेंगे, नहीं रहेंगे, आरएसएस उन्हें कब हटाने के बारे में सोचेगा, ये भी तय होगा। अगर महागठबंधन चुनाव जीत जाता है तो आप समझ लीजिए राहुल गांधी देश के एक बहुत बड़े और प्रभावशाली नेता बन जाएंगे। उनकी लोकप्रियता नरेंद्र मोदी की लोकप्रियता से आगे निकल जाएगी। बिल्कुल आप अच्छा। और अगर अगर गठबंधन चुनाव हार जाता है, तो फिर बहुत बड़ा आघात लगेगा विपक्ष की राजनीति के ऊपर। दोनों के लिए ही बिहार का चुनाव जीतना बहुत जरूरी है। नरेंद्र मोदी के लिए भी जरूरी है और महागठबंधन के लिए भी जरूरी है। सब कुछ इसी चुनाव पर निर्भर करता है। भाजपा ने कोशिश ये की थी कि वहां पर टिकट के बंटवारे में पहले महाराष्ट्र वाला फार्मूला लागू करें, लेकिन देखा कि ये बिहार की धरती है, यहाँ पे महाराष्ट्र का फार्मूला लागू नहीं हो पाएगा। इसलिए उन्होंने वहां तो कदम खींच लिए वापस और नीतीश कुमार को बराबर की सीटें दे दी। लेकिन अब उनकी योजना है कि हम महाराष्ट्र में दूसरे चरण पे महाराष्ट्र मॉडल लागू करेंगे, यानी चुनाव के बाद लागू करेंगे। तो उसके लिए नीतीश कुमार के पास इसके अलावा कोई चारा नहीं है कि वो बड़े पैमाने पर सीटें जीतें। अगर वो सीटें नहीं जीतेंगे तो अगर भाजपा का साथ छोड़ के महागठबंधन के साथ जाते हैं तो वहां भी उन्हें मुख्यमंत्री बनने का मौका नहीं मिलेगा, क्योंकि महागठबंधन नीतीश कुमार आना चाहे तो उनका स्वागत करेगा, लेकिन नीतीश कुमार को अब वहां से भी मुख्यमंत्री का पद नहीं मिलने वाला है। नीतीश कुमार की समस्या ये है कि वो मुख्यमंत्री का पद जो है ना, वो दोनों तरफ से मार खाएंगे। न तो भाजपा उन्हें मुख्यमंत्री बनाना चाहती है और ना महागठबंधन उनको मुख्यमंत्री बनाएगा। इसलिए नीतीश कुमार एक ही तरीके से मुख्यमंत्री बन सकते हैं कि वो बहुत अच्छा प्रदर्शन करे उनकी पार्टी। और पिछले चुनाव में उनका प्रदर्शन अच्छा नहीं था, लोकसभा चुनाव में अच्छा था लेकिन विधानसभा चुनाव में अच्छा नहीं था। तो अब नीतीश कुमार के पाले में गेंद है और उन्हें गेंद को ठीक से खेलना है। दूसरी, नीतीश कुमार का जो बायोलॉजिकल स्वास्थ्य है वो कैसा भी हो, लेकिन उनका राजनीतिक स्वास्थ्य बिल्कुल ठीक है। उनका राजनीतिक एंटेना बिल्कुल ठीक है। वो अच्छी तरीके से सोच समझ रहे हैं, अच्छी तरीके से चालें चल रहे हैं। और ये इस बात का सबूत है जो आपने बताया कि उन्होंने वहां पर चिराग पासवान के खिलाफ 5 उम्मीदवार अपने खड़े कर दिए हैं। इस बात का सबूत है कि वो एनडीए के भीतर जो विश्वास का संकट है, एक परस्पर एक दूसरे के प्रति, उस विश्वास के संकट में वो जानते हैं कि उन्हें अपनी गोटियां किस तरीके से चलनी है। अब एक चीज ये भी है कि देखिए बिहार में नीतीश कुमार एक बहुत बड़ा फैक्टर है। तमाम जो कुछ भी चल रहा है वहां उस सारे इसमें, और सीधा देखिए लालू वर्सेस नीतीश कुमार या ये तेजस्वी वर्सेस नीतीश कुमार या राहुल गांधी वर्सेस नीतीश कुमार एक सीन है।
बीजेपी के पास वो चेहरे नहीं। और इसके अलावा जो उनके अपने पारंपरिक वोट बैंक है और जो 20 साल का उनका अपना राज है, तो कई चमत्कार उन्होंने इस तरीके के किए कि जनता उस तरीके उनको मानती है कि बिहार यदि आज वहां हिंदू मुसलमान नहीं है, वैसी स्थिति अन्य राज्यों जैसी नहीं है कि बीजेपी शासित राज्यों में जैसे हालात होते हैं कि मुस्लिम डरा हुआ है, चिंतित है, या वहां देखिए बहुत बड़े पैमाने पे बाहर काम करते हैं राज्य के, लेकिन बेखौफ बेफिक्र टाइप की स्थिति बनती है जो इस तरीके का वोट बैंक है। तो ये भी उनके लिए प्लस पॉइंट है सर। नहीं, नहीं, बिल्कुल, आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। देखिए, अ, भारतीय जनता पार्टी बहुत ही मुसलमान विरोधी चुनाव प्रचार नहीं चला सकती। मुसलमान विरोधी चुनाव प्रचार चलाएगी तो उसके पार्टनर ही उस चुनाव प्रचार को नहीं चलने देंगे। कुछ निर्वाचन क्षेत्रों के स्तर पर ये सब होगा। जैसे कि पिछले आपको याद होगा 2015 के चुनाव में आखिरी दौर में अमित शाह ने वो भाषण दिया था कि अगर यहाँ पे तो वो पाकिस्तान में पटाखे छूटेंगे, इस प्रकार का भाषण दे दिया था, जिसका भी उनको नुकसान हुआ। तो भारतीय जनता पार्टी के हाथ वहाँ पे बंधे हुए हैं। दूसरे, भाजपा ने कोशिश ज़रूर की है कि अति पिछड़े वर्ग को अपनी ओर खींचा जाए, लेकिन उसे कामयाबी नहीं मिली है। और भाजपा का जो अपना नेतृत्व है, वो सुशील मोदी के अवसान के बाद में, उनका देहांत हो गया, उनके अवसान के बाद में वो भाजपा का अपना नेतृत्व भी बहुत वहाँ पे कमज़ोर हुआ है। सम्राट चौधरी को कोई नेता मानता नहीं है। दिलीप जायसवाल एक गैर गंभीर किस्म की शख्सियत हैं। और जो प्रशांत किशोर ने इन लोगों के ऊपर जो इल्ज़ाम लगाए हैं, उन इल्ज़ामों का अभी तक इन लोगों ने कोई भी संतोषजनक जवाब नहीं दिया है। बचाव की मुद्रा में है पूरी तरीके से भारतीय जनता पार्टी। तो मुझे लगता ये है कि महागठबंधन के लिए वहाँ पर ज़मीन काफ़ी हद तक तैयार है। और महागठबंधन अगर ऐसी स्थिति में भी चुनाव नहीं जीत पाता है बिहार का, और थोड़े बहुत नहीं, अच्छी तरीके से चुनाव नहीं जीत पाता है, मेरा मानना है कि मामूली नहीं, बीजेपी को बिहार में महागठबंधन अगर अपनी चालें ठीक से चले, उनके कार्यकर्ता ठीक से काम करें, बूथ लेवल का मैनेजमेंट उनका ठीक से हो, तो भारतीय जनता पार्टी को एक बड़ी पराजय रसीद कर सकते हैं। बिल्कुल। अब ऐसा एक चीज और भी, जो 57 की सूची आई उसमें 3 बाहुबली हैं। बहुत दिन बाद देखा है नीतीश जी की सूची में बाहुबली प्लस हम्म। मुस्लिम सारा कॉम्बिनेशन है। तो ये भी कुछ चीजों का द्योतक है, ऐसा हम कह सकते हैं, देख सकते हैं कि जो एनडीए जिस तरीके के जिस मोड़ पर खड़ा है, जिस तरफ बढ़ रहा है, उसमें ये भी एक उनकी तरफ से संदेश कुछ है। देखिए, अब इसमें है क्या कि नीतीश कुमार जानते हैं कि उनकी एक्सपायरी डेट नज़दीक आ गई है। सर। अच्छा, ठीक है, ज़्यादा से ज़्यादा वो इस चुनाव में ही कुछ जो कुछ कर पाने की स्थिति में हैं? अच्छा। दूसरे, भाजपा से दबे हुए भी हैं, हुँ? और चाहते भी नहीं है कि भाजपा उनके पैर पे पैर रख पाए, मतलब जो है। तो ऐसी स्थिति में बहुत मुश्किल होता है मैन्यूवरिंग करना। ऐसी स्थिति में बहुत मुश्किल होता है मैन्यूवरिंग करना। और फिर वो जो पूरा दावा है उनका कि हम वो सांप्रदायिक नेता नहीं है, सेकुलर नेता है, वो दावा बहुत दिन पहले ही उनका नष्ट हो गया है। लेकिन फिर भी वो भाजपा को न तो वो नंगी सांप्रदायिकता फैलाने देंगे, ना खुद उनकी पार्टी की तरफ से सांप्रदायिकता उस तरह की फैलाई जाएगी। लेकिन और नीतीश कुमार को ये भी पता है कि उनकी पार्टी का कौन-कौन नेता दरअसल भाजपा के साथ खुफिया तौर पे मिला एग्जैक्टली। हुआ है। जी जी ये जी। थोड़ा मिला हुआ है। तो बहुत सारी दिक्कतें, परेशानियाँ, समस्याएँ हैं। उपेंद्र कुशवाहा भी नाराज़ हैं, लेकिन सुनते ये हैं कि उनको शायद भाजपा कुछ पटा-वटा लेगी, कुछ नहीं हो देगी। गया सर, उनको 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 एक राज्यसभा और एक एमएलसी जी, मिल गया है, जी। ऐसा निकल कर आया एक चीज। और दूसरा ये भी है कि ये भी निकला है, जो सूची आई है, हुँ। कि सारे सूत्र अब मुख्यमंत्री ने अपने हाथों में ले लिए। जो आप कह रहे हैं उसी को मैं आगे बढ़ाते हुए आपसे सवाल करना चाहूंगा या आपकी टिप्पणी चाहूंगा कि अब उनको भरोसा अब नहीं, उनको मालूम है कि कौन किसके हाथ में खेल रहा है। तो वो हुँ। जो उनके इर्द गिर्द जो कोटरी होती है, उस कोटरी को दूर कर दिया उन्होंने। ये भी निकल कर ताजा एकदम जो हालात है नहीं, उसमें है। बिल्कुल, बिल्कुल, बिल्कुल। देखिए, इसलिए अ, जितनी जल्दी हो सके तेजस्वी यादव को कांग्रेस के साथ में जो सीटों के बँटवारे का प्रश्न है, उसको सुलझा लेना चाहिए। महागठबंधन अपनी एकता को जितने अच्छे तरीके से जनता के सामने रखेगा, उतना ही लोगों का उनके ऊपर विश्वास भी बढ़ेगा। मुकेश सैनी की सीटें तो तय हो चुकी हैं, हमें पता है, लेकिन अभी कांग्रेस के साथ में कुछ थोड़ा-सा विवाद है सीटों को लेके। तो वो विवाद जितनी जल्दी और सफाई के साथ, बिना किसी कोई बदसूरत तस्वीर बने, उससे पहले अगर ये दूर कर लें, तो ये इन लोगों के लिए बेहतर होगा और इनकी चुनावी मुहिम भी ठीक-ठाक तरीके से चलेगी। जी मैं मानता हूँ कि ये बिहार का चुनाव जो है, वो धीरे-धीरे उसका पलड़ा महागठबंधन के पक्ष में झुक रहा है। अभी पूरी तरीके से नहीं झुका है। ये नहीं कह सकता हूँ कि चुनाव क्लिंच कर लिया है इन्होंने, लेकिन उनके पक्ष में पलड़ा झुक रहा है। अब इसको क्लिंच ये तब करेंगे जबकि अच्छी तरीके से चुनावी प्रबंधन करें।
और किसी किस्म के मुगालते में ना रहें, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी की ताकत को कम करके आंकना उचित नहीं होगा, क्योंकि बिल्कुल, भाजपा आमतौर पर हारी हुई बाजियों को जीत लेती है। ये हम लोगों ने कई बार देखा है, क्योंकि उनके साथ राष्ट्रीय है। अब इसमें एक सवाल ये उठता है कि संघ इसमें क्या करेगा? हैं? तो संघ भाजपा और संघ के बीच में पूरी तरह योजना बन चुकी होगी, मैं ये मानता हूँ। वो बिल्कुल। तय कर लिया होगा कि किन-किन सीटों पे जो गैर भाजपा दल हैं एनडीए के, उन गैर भाजपा दलों में किन-किन सीटों पे संघ के कार्यकर्ता काम करेंगे, किन-किन सीटों पे नहीं काम करेंगे। ये सारा उन्होंने मैपिंग कर ली होगी पूरी की पूरी। इन सीटों पे हमें करना है, इन सीटों पे नहीं करना है। नहीं, बिल्कुल। अबे सर वो तो है कि वो जितने पत्ते उनके हाथों में होते हैं, उतने बाजुओं में भी रखते हैं, उस तरीके से प्ले अप करते हैं। उनके पास इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया भी है, उनके पास सरकारी मशीनरी भी है, उनके पास जितना जो सामना और मिले। ये संजीव जी, ये परीक्षा भी होगी कि जो एसआई अ, जो ये सघन पुनरीक्षण किया गया है मतदाता जी, सूचियों का, जी। ये बिहार को उन्होंने उसकी प्रयोग स्थली बनाया। हुँ। और इस सघन पुनरीक्षण का विरोध करने की प्रयोग स्थली कांग्रेस ने और राष्ट्रीय जनता दल ने मिलकर बिहार को बनाया। तो बिहार दरअसल दोनों ही पक्षों की प्रयोग स्थली है। दोनों तरफ से ही इसमें यहाँ पे प्रयोग हो रहे हैं। किसका प्रयोग सफल होता है, किसका नहीं सफल होता है, ये हम लोगों को देखना होगा। नहीं, बिल्कुल, बिल्कुल। मैं सर इस पूरे उसमें मसले में बात कर रहा था, मुझे कोई कह रहे थे, किसी हुँ, ने कहा कि ये वैसे भी है कि जो वेट एंड वॉच था, जो हुँ, कुछ विलंब है, इंडिया ब्लॉक में उस तरीके की बहुत वो नहीं है, खटपट नहीं है। हुँ, नहीं ये भी खटपट देख रहे नहीं। थे कि कहीं इनके यहाँ कोई टूट-फूट होती है, तो फिर सीटों का बँटवारा उस तरीके से भी कलिए कोई निकल कर आता है, ये भी एक देख रहे थे। हुँ, और अभी सर इसमें एक बड़ा महत्वपूर्ण है कि जो वहाँ पर दाँव खेला गया था, 10,000 रुपए नकद देना, सरकार ने तो केंद्र की सरकार और नीतीश कुमार सरकार ने खजाने का मुँह खोला था। हुँ, लेकिन तेजस्वी यादव का जो वो जिस परिवार में नौकरी नहीं, उसको एक नौकरी, ये कितना हुँ। बड़ा दाँव यहाँ गेम चेंजर या कैसा साबित हो देखिए, सकता है? पिछले चुनाव में तेजस्वी ने अपनी चुनौती ही बेरोज़गारी के सवाल को उठाकर की थी और उसमें वो कामयाब भी हुए थे। सबसे बड़ी पार्टी के तौर पे उभरे थे, सरकार बनाने से बाल-बाल रह गए थे। तो जिस परिवार में नौकरी नहीं, वहाँ पे एक नौकरी, ये जो पूरा वायदा है, ये वायदा बहुत आकर्षक साबित होने वाला है। और इस वायदे से जो आप बिहार की राजनीतिक परिस्थिति के बारे में किसी भी व्यक्ति से पूछिए, वो हम लोगों के विचार का हो या ना हो, वो भाजपा का समर्थक हो या विरोधी हो, सब कहते हैं कि मुख्य समस्या बेरोज़गारी है, बिहार में। और नरेंद्र मोदी ने वहाँ जाके एक भाषण दिया था शुरू में, आपको याद होगा कि सर, हम 1 करोड़ रोज़गार देंगे। 1 देंगे करोड़ कहा था। 1 करोड़ रोज़गार कहाँ से आएँगे? सोचिए। तो ये भाषण पहली नज़र में ही झूठ है। जो भी सुनेगा कहेगा ये झूठ बोल रहा है आदमी। 1 करोड़ रोज़गार कहाँ से आएँगे? सरकार में तो 1 करोड़ नौकरियाँ हैं नहीं। और बिहार का औद्योगिकरण भी नहीं हुआ है। ऐसा भी नहीं है कि वहाँ पे बहुत बड़ा मैन्युफैक्चरिंग हब बन गया हो बिहार, तो वहाँ पे नौकरियाँ मिल जाएँ। तो ये इस तरह का ये जो तेजस्वी ने न जो वायदा किया है, ये वायदा अधिक विश्वसनीय वायदा है। लोग इसको समझ सकते हैं कि भई सरकार कोशिश करके जिस परिवार में रोज़गार नहीं है, वहाँ पे उनको रोज़गार देगी। तो ये काफ़ी विश्वसनीय और सोच समझ के किया गया वायदा है। नहीं, अबे सर आपने जो कहा कि जुमले या जिस तरीके के वादे, दावे, हमें याद है वो 25,000 करोड़, 35,000 करोड़, 50,000 करोड़, चलिए 1,25,00,000 करोड़, वो भी बिहार भूला नहीं है सर, वो भी क्या दे दें? मोदी बोलो क्या क्या-क्या दें? दे रहे, क्या आपको क्या चाहिए और क्या मिला? वो हुँ, खुद सब कह रहे हैं। सर अभी जो ये है कि कल से उतर रहे हैं नीतीश कुमार साहब उतरने वाले हैं चुनाव मैदान में और मोदी जी का भी एक बड़ा प्रोग्राम बना और बाकी तो है ही, सारा रण हुँ, सजा है, राहुल गांधी हैं, प्रियंका गांधी हैं, तेजस्वी यादव हैं और तमाम है। तो ऐसे में जो मोदी मैजिक, मोदी चेहरा, मोदी जो ओहरा सब क्या आप वो सीन कैसे देखें जो आने वाले दिन है? और बाकी हिंदू मुसलमान चल रहे हैं तो फिर क्या यही होगा ये झूठे दावे, झूठे वादे इसी तरीके की तस्वीर दिखने वाली है? यही सब किया जाएगा और इसके अलावा उनके पास कुछ करने के लिए है नहीं। जहाँ तक नरेंद्र मोदी का सवाल है, नरेंद्र मोदी अब पहले के मुकाबले देखा जाए तो मैं तो ये नहीं कहूँगा कि उनके कारतूस की सारी बारूद खत्म हो चुकी है, ये तो मैं नहीं कहूँगा। सर, उन्हें मैं चला हुआ कारतूस तो नहीं कहूँगा, लेकिन सर, ये ज़रूर कहूँगा कि ये कारतूस सील गया है। एब्सोल्यूट हाँ, धोखा दे सकता है, वक़्त पे धोखा दे हाँ, सकता है, वक़्त पे ये ऐन धोखा दे मौके पे सकता फुस हो सकता है, कारतूस सील गया है। अब है। जी, चला जी, हुआ जी, कारतूस तो नहीं है नरेंद्र मोदी, अभी भी उनमें कुछ दम है। लेकिन ये जी, कारतूस सील गया है और इस बिहार के चुनाव में इसकी परीक्षा होगी, कि इस कारतूस में कितनी दम है। अगर बिहार जी, में भारतीय जनता पार्टी चुनाव हारती है या एनडीए चुनाव हारता है, तो राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ गंभीरतापूर्वक सोचना शुरू कर देगा कि इस व्यक्ति के नेतृत्व में ना तो हम उत्तर प्रदेश का चुनाव लड़ सकते हैं और ना ही देश का चुनाव लड़ सकते हैं। तो 2027 के उत्तर प्रदेश के विधानसभा चुनाव से पहले नरेंद्र मोदी की विदाई
की योजना राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ बना सकता है। बहुत सुंदर है सर। जी। अबे सर एक चीज और भी, ये जो ये चुनाव के नतीजे हैं, देखिए अब बकरे की अम्मा कब तक खैर मनाएगी, हम बार बार कहते हैं। जो जेपी नड्डा साहब हैं, उन्हें भी एक्सटेंशन 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 पर एक्सटेंशन होते होते बहुत हो गया। तो 14 नवंबर के बाद जो वहां जैसी भी तस्वीर बनेगी निकलेगी, तो वो तो सुनिश्चित, और इसमें कुछ हो गया तो फिर क्या कुछ क्या है? संजय अभी जोशी मैंने मान लें एक कि दिन वहां पहले से क्या संजय होगा, जी से बातचीत करते हुए संग वाला एंगल जी। संजय जी से बातचीत करते हुए मैंने एक टिप्पणी की थी, उसको मैं अभी आपके साथ भी दोहराना चाहूंगा कि प्लीज। हम लोगों को अब चाहिए कि हम सरकार सुप्रीम कोर्ट में जाकर एक बंदी प्रत्यक्षीकरण याचिका दायर कर दें कि भाजपा के नए अध्यक्ष को पेश किया जाए। बहुत सुप्रीम कोर्ट सुंदर के है। आदेश सुप्रीम कोर्ट के आदेश से ही कुछ हो सकता है वहां पे। तो बहुत। क्योंकि इतनी इतनी बुरी हालत है इन लोगों की, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ ने तय कर लिया है कि किसी भी कीमत पर वो अमित शाह के हाथ में भारतीय जनता पार्टी की सांगठनिक कमान नहीं देखना चाहते। वस्तुस्थिति यही है कि अमित शाह भाजपा के डिफेक्टो प्रेसिडेंट रहते हैं, कोई भी रहे। अब नड्डा साहब क्या है, नड्डा साहब का काम ही तो केवल अमित स्टैम्प शाह के स्टैम्प निर्णयों पर स्टैम्प दस्तखत करना है। स्टैम्प है, स्टैम्प है, इस हाँ, स्टैम्प है। अमित शाह के निर्णयों पर मोहर लगाना इनका काम है। जो नया सर अध्यक्ष अगर नरेंद्र मोदी की मर्जी से बना तो वो भी यही काम करेगा। तो वो संघ ये नहीं करना चाहता किसी तरीके से, इसीलिए वहां अध्यक्ष नहीं बन पा रहा है। और जब तक अमित शाह को संघ पीछे नहीं धकेलेगा, धकेल पाने में समर्थ नहीं होगा, तब तक ये नहीं हो पाएगा, अध्यक्ष नहीं बनेगा। और इसी तरीके से ये मामला खिंचता रहेगा। अध्यक्ष के सवाल पर भाजपा पहले से ही मजाक की पात्र बन चुकी है चारों तरफ। मैं दो सवाल में खत्म करूंगा। एक तो अभय सर ये पूछना चाहूंगा कि जितने भी ये दल हैं, चाहे वो जीतन राम मांझी हो, भले ही कहें सभी, देखिए राजनीति में कहते कुछ है, करते कुछ है, होता कुछ है, दिखता कुछ है, बहुत सारी चीजें अलग अलग होती है। बहुत सारा राजनीतिक हमारा जी, दौर देखा है। आप तो हम लोग के मार्गदर्शक हैं, आप हम आपको पढ़ते और सुनते हुए कई चीजें हम सीखते हैं। तो वहां चाहे जीतन राम मांझी हो, चिराग पासवान हो, या नीतीश कुमार हो, तो खेल दिखाना छोड़ सबको, क्योंकि आप जो कहते हैं परजीवी, ये कहते हैं कि कांग्रेस परजीवी है, लेकिन वास्तविकता में तो बीजेपी परजीवी की कैसे दलों को खाती है। हम्म, तो ऐसे में 14 नवंबर जो है वो बड़ा इंपॉर्टेंट है, नतीजों के बाद का खेल। और अभी जो चीजें हैं कि ये लोग भी, कोई भरोसा नहीं कि नीतीश कुमार जी भी, कोई कह रहा था कि वो अगर ऐसी स्थिति बनेगी तो हो सकता है कि वो अपनी, क्योंकि उनके पास में विरासत सौंपने के लिए कोई नहीं, उनके विरासत वाला कोई नहीं, वहां कोई परिवारवाद नहीं है, तो हो सकता है कि वो क्या तेजस्वी में ज्यादा संभावना है इसको सौंप के जाए, तो शायद बिहार उनको तार देगा टाइप की स्थिति। इसमें भी एक टिप्पणी सर आपकी। देखिए मुझे मुझे लगता है कि इस वक्त नीतीश कुमार के पास दो, एक प्लान ए है, एक प्लान बी है। प्लान ए है उनका कि उन्हें खुद मुख्यमंत्री बनना है फिर से, सर ये उनका प्लान ए है। ये प्लान उनका खतरे में पड़ा हुआ है पूरी तरीके से। ना भाजपा उन्हें मुख्यमंत्री बनाना चाहती है, पहले भी कह चुका हूँ, महागठबंधन भी उन्हें मुख्यमंत्री पद देने के मूड में नहीं है। अब इसके बाद रह जाता है प्लान बी। प्लान बी रह जाता है अपने बेटे को किस तरीके से राजनीति में स्थापित करना, ये उनका प्लान बी है। अब ये भाजपा भी उनके बेटे को स्थापित कर सकती है अगर वो शांतिपूर्वक रिटायरमेंट के लिए तैयार हो जाएं, और महागठबंधन भी उनके बेटे को स्थापित कर सकता है। तो मैं समझता हूं कि नीतीश कुमार के लिए बाजी पूरी तरीके से निकली नहीं है अभी। अब ये नीतीश कुमार को देखना है कि वो किसके साथ रहेंगे। देखिए अगर उनकी पार्टी ने अच्छा स्कोर किया और भाजपा उतना अच्छा स्कोर नहीं कर पाई, तो बहुत इस बात की ज्यादा संभावना है कि नीतीश कुमार, और एनडीए नहीं जीतेगा, भाजपा अच्छा स्कोर नहीं कर पाएगी तो एनडीए नहीं जीतेगा, जाहिर है। तो फिर वो महागठबंधन के साथ चले जाएंगे ताकि वो या अपने जरिए सत्ता में रहें या अपने बेटे के जरिए सत्ता में रहें। फिर वो महागठबंधन के साथ चले जाएंगे और फिर बहुत शक्तिशाली किस्म की सरकार बनेगी। महागठबंधन पहले से जीता हुआ होगा और नीतीश कुमार भी उसके साथ जुड़ जाएंगे, तो बहुत शक्तिशाली सरकार बनेगी और भाजपा पूरी तरीके से बिहार की राजनीति में अकेलेपन की शिकार हो जाएगी। ये राइट सर। स्थिति बनेगी। अब सर आखिरी सवाल होगा मेरा कि ये जो दोनों है, गुजरात के जो बंधु हैं दोनों भाई, जो सब कुछ करते हैं, बीजेपी उन्हीं की है, कहते हैं ना कि मोदी और शाह की बीजेपी, हम्म। ये हार नहीं मानने वाले, या जितने दांव पेच हैं, तो क्या बड़े दांव के संभावित क्या है जिसको लेकर विपक्ष की सतर्कता, और बाकी ये जो इनके अलायंस पार्टनर है नहीं एज ए क्या देखें? उन्होंने बड़ा दांव एसआईआर के तौर पे पहले ही से चल दिया है अपना। जो बड़ा दांव है वो एसआईआर के तौर पे पहले ही चल दिया है। और राहुल गांधी ने इसको भांप लिया था, इसलिए उन्होंने पूरा जोर भी लगा दिया उसका विरोध करने में। देखिए एसआईआर के जरिए जो मैनिपुलेशन उन्होंने किया है, जो तिकड़मबाजी उन्होंने की है एसआईआर के जरिए, वो अगर कामयाब हो गई तो फिर इनकी जीत भी आसान हो जाएगी, जीत जाएंगे चुनाव। लेकिन अगर उसके खिलाफ कमर कसकर महागठबंधन के जनाधार ने बहुत जम के वोट दिया, वोटिंग प्रतिशत ज्यादा निकाला, कार्यकर्ता बूथ मैनेजमेंट बहुत अच्छा रहा,
और तो अभी देखिए जो वोट जितना जोड़ा गया है वोट, अभी उस वोट को डिकोड नहीं किया जा सका है। नहीं किया जाता, जो बिल्कुल वोट सही। जोड़ा गया है उस वोट को मैं इसमें भी अगर मुझसे हाँ, आप पूछें कि बताइए वोट किसका जोड़ा है, तो मैं नहीं बता पाऊँगा। उस जी, जी। वोट को डिकोड किया जाना बाकी है। वो इस चुनाव में डिकोड होगा। राइट। अबे तो इसमें एक चीज और भी है, अभी सुप्रीम कोर्ट से कुछ उम्मीद करें, कुछ मिल सकता है कि वो उसी सूची पर, ऐसा कुछ हो सकता है क्या? क्योंकि अभी देखिए बीच में सुप्रीम कोर्ट तो मामले को खींच रहा है। सुप्रीम कोर्ट को इसमें कोई दिलचस्पी नहीं है कि बिहार के चुनाव से पहले वो किसी एसआईआर के बारे में कोई फैसला दे दे। सुप्रीम कोर्ट को इसमें कोई दिलचस्पी नहीं। सुप्रीम कोर्ट ये दिखाना चाहता है कि वो गंभीर है इस मसले को लेकर, हैं? लेकिन उसकी गंभीरता किस तरह की है हम लोग देख ही रहे हैं। वो पूरे मामले को खींच रहा है। बिल्कुल। अब सर कुल मिला के जो आपकी वो मुद्दे की एक लाइन का मतलब मास्टर लाइन यही है कि जितना सतर्कता के साथ में, चाहे वो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया, जो एसआईआर के जो जरिए जो खेल है, उस खेल को यदि खराब करने में इंडिया ब्लॉक सफल हो जाता है ठीक ढंग से, या अपना वोट निकाल लेता है, तो चुनाव तस्वीर जो आप कह रहे हैं कि एक अलग निकल के आने वाली है, और ये एनडीए चारों खाने चित होने की संभावनाएं ज्यादा रहेंगी और इंडिया ब्लॉक की बल्ले बल्ले हो सकती है। बहुत अच्छी चर्चा के लिए अबे सर बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत शुक्रिया आपका भी बहुत-बहुत धन्यवाद। जी। सर। तो मित्रों, ये चर्चा आप सुन रहे थे अभय दुबे साहब से, देश की बात जो हम करते हैं, और बिहार इस समय देश ही नहीं दुनिया की भी निगाह बिहार पर है, और जो वह साम नाम दंड भेद है उसको लेकर अभय सर ने बहुत स्पष्ट किया है कि अब जो विपक्ष है वो बहुत संजीदगी के साथ में, और अपने जो लाभ हानि फिलहाल ना देखे, सीधे सीधे एक सूत्र ये हो कि व्यक्तिगत या दलगत न से थोड़ा हटके, और जो पूरा इंडिया ब्लॉक है उसमें यदि प्ले अप कर जाएगा, और ये जो सबसे बड़ा कि चुनावी बेईमानी वो रोक ली, तो तस्वीर अलग होगी। मित्रों, पूरी चर्चा सुनने के बाद आपकी अपनी क्या राय है, इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में अपनी राय प्रकट कीजिएगा, और ये हमारी चर्चा अच्छी लगी हो तो चैनल को लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, ज्वाइन का बटन दबाइएगा तो हमारी हौसला अफजाई होगी। प्यार और स्नेह रखकर देखते रहिए 4 PM न्यूज नेटवर्क। धन्यवाद, नमस्कार।